प्राइम मिनिस्टर जी से आप मिले हो कभी? बिल्कुल, तो 2-3 बारी मिलना हुआ है। जब मेरा अपना चुनाव था 22 में, तो मुझे वो वर्डिंग बहुत अच्छी तरह से याद है कि सोलन में कार्यक्रम था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली मेरा नाम कह के बोला जब मेरे पास आई, और रीना जी ठीक है, कैसा चला है चुनाव? तो बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा मतलब मुझे भी जानते थे, ये बहुत बड़ी मान्यता उनकी है। तो कहीं न कहीं उनसे बहुत प्रभावित हुई उसमें। जब तक महिलाएँ समाज में आगे नहीं आएगी तब तक हमारे समाज का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो महिलाओं को कहीं न कहीं आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे एक हिसाब से अपने शब्दों में अगर आप डायरेक्टली कैमरे पे कहें कुछ कि नशे से दूर रहें? बिल्कुल, मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि आप हमारे भारत का भविष्य है। जी, मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि जैसे कि आप पॉलिटिक्स में आए हो और पॉलिटिक्स में आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको? आपके चैनल से के माध्यम से अपनी फैमिली का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या बात है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं अगर महिला समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान विकास के कार्य में दे रही, तो कहीं न कहीं उनके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दक्ष शर्मा पॉडकास्ट में। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पच्छाद के एमएलए श्रीमती रीना कश्यप मिला और उपचुनाव में जब मुझे टिकट दिया गया तो पार्टी की तरफ से मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी, कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो छोटे से कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ता थी, मैं तो शुरू से मैंने दिल्ली में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में भी मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जिला परिषद का जब मुझे टिकट दिया गया तो एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और वहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इसका ही एक बड़ा लाभ मुझे विधायक के चुनाव में चुके उपचुनाव में मुझे मिला है। जी हाँ, लगातार आप 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और तीसरा चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो अभी? देखिए जो लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार स्नेह जो मुझे लगातार जिला परिषद से लेकर 2 बारी मैं विधायक भी मैं रह चुकी हूँ, और लोगों का जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो लोगों का इसी तरह से जो अपना आशीर्वाद स्नेह प्यार मुझे मिलता है। और जो लोगों की जो वर्क है, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों की है, वो समस्या सुलझाने में मैं पूरा अपना प्रयत्न करती हूँ। और कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ा जो कार्य होता है लोगों के दिल से जुड़ना, मैं कोशिश करती हूँ कि हम जो हमारी सबसे लास्ट पंक्ति का व्यक्ति हम उन तक पहुँचे।
अगर हम उन तक पहुँच गए तो नेचुरल सी बात है कि लोगों का आशीर्वाद तो ज़रूर मिलेगा और जीत का जो कारण है वो भी यही रहा है, आम जनता से जुड़ना, लोगों से जुड़ना, लोगों का जो प्यार है, स्नेह है वो मिलना, वो मिली जी। जी, हमने देखा भी है काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहता है मतलब जनता के प्रति। वैसे हम एक चीज़ मैं काफ़ी नोट भी करता आया हूँ कि आखिरकार जब आप 2019 में इलेक्शन जीते थे तो आपने 3 साल में काफ़ी काम किए थे हमारे इधर के लिए मतलब पच्छाद के लिए। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आती है तो उसके बाद मतलब कि एक विचारधारा बनी हुई है कि उसके बाद शायद काम हो नहीं पाते हैं। कि ये सच में डिफेक्ट करती है इस चीज़ को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा। जब हमारी भाजपा की सरकार थी तो भाजपा की सरकार में हमारे बहुत से विकास के काम हुए, चाहे वो सड़कों से संबंधित आप बात करें। मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारी सरकार थी तो जो हमारी पीएमजीएसवाई में 100 करोड़ के लगभग हमारी 9 सड़कें हमारी जो जिन सड़कों को पक्का होने का जो कार्य शुरू हुआ था। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो स्कूल खोलेंगे, हमारी जो आईटीआई चाहे हम अपन बात करेंगे हमारे कार्यकाल में वो खोली गई। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी पीएससी है उसे अपग्रेड किया गया, बहुत से ऐसे कार्य किए गए। और जैसी सरकार आई कांग्रेस की सरकार आई, जो कि झूठे बातें करके कांग्रेस की सरकार आई, तो पच्छाद में मैं दावे के साथ कहना चाहूँगी पच्छाद में 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ है। उल्टा जो काम हुआ है हमारे संस्थान बंद होने के काम हुए। अगर आप खुद देखेंगे सहा हॉस्पिटल कितना बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे हमारा सहा हॉस्पिटल 100 बेडेड हो, डॉक्टर्स की पोस्ट बढ़ाई जाए। हमारी जब सरकार थी हमारी सरकार ने 100 बेडेड कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी। यहाँ पे जैसी सरकार आई उसको डी नोटिफाई किया गया। और जहाँ आज की परिस्थितियाँ हम देखेंगे तो वहाँ पे इतनी दिक्कत है, जबकि 30 से 40 पंचायतों का केंद्र हमारा सहा हॉस्पिटल का है, बहुत दिक्कत है। जैसी सरकार आई तो उन्होंने हॉस्पिटल की जो नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दी। और बहुत से स्कूल है, जब मैं जाती हूँ तो लोग कहते हैं बहुत से स्कूल है वो बंद कर दी। और हमारा आईपीएस डिवीज़न यहाँ पर वो भी बंद कर दिया था। मगर मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि लोगों ने एक आंदोलन किया तो वो बात सरकार के समक्ष रखी। मैंने विधानसभा में वो बात रखी और ये कहा गया कि साडा हक ऐथे रख। इस कारण हमारे को जो है हमारा जो आईपीएच जो कृष्ण राज वो वापस देना पड़ा। जी बिल्कुल जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो सरकार है, जैसे ही सरकार कांग्रेस की सरकार आई है, इस पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली काफ़ी मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को एक्चुअली माइंड में भी कि ये चीज़ मैंने खुद भी होते हुए देखी है वैसे। लेकिन मैम आपका अभी तक हमने एज अ पॉलिटिकल करियर जाना है, लेकिन इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आपको आई होगी, तो क्या आप कुछ हाईलाइट कर सकते हो ऐसी कठिनाइयाँ? हाँ, कठिनाइयाँ वो मैं अगर हम बात करेंगे, जब तक कठिनाइयाँ नहीं आई, जब तक मुश्किलें नहीं है, उस काम का कोई मज़ा नहीं है। और मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा है, हर परिस्थितियाँ मुश्किलें यही है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर मैं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, लोगों की एक ही बात है कि हमारी सड़कें पक्की हों। जी। और इसके साथ साथ मेरी भी अपनी प्राथमिकता है कि हमारी सड़कें पक्की हो। और साथ में हमारा जो अगर हम अपना पच्छाद विधानसभा क्षेत्र भी देखेंगे, चाहे अपना सहा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, या फिर राजपुर क्षेत्र की राजमांद्र पचौता हवन की अगर हम बात करें, या हम भूरेश्वर महादेव की अगर बात करें, मानगढ़ की बात करें, बहुत से सुंदर ऐसी जगहें हैं जिसको हम टूरिज़्म की दृष्टि से डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा आने वाले समय में ये भी रहेगा कि हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारा जो टूरिज़्म है वो हमारा उसको हम बढ़ावा दें। मुश्किलें बहुत है हमारे पच्छाद में, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मुश्किलों की आप जैसे बात कह रहे हैं, और विधानसभा से काफ़ी पीछे हमारी पच्छाद विधानसभा है। वो कारण यही है क्योंकि जब हमारी सरकार थी 5 साल में बहुत से विकास के कार्य हुए। 5 साल का गैप बनने वाला, 3.5 साल हो गए हैं। 5 साल पूरा हमारा पच्छाद वाले बहुत पीछे चले गया, पूरा प्रदेश पीछे चले गया। वो कारण यही है कि हमारे कोई विकास के कार्य नहीं हो गए। 2027 में किसको देख रहे हो आप सरकार हिमाचल प्रदेश में? 100% अभी आपने चुनाव देखे हैं। चुनाव में हमारे जो जिला परिषद हमारी 17 में से 13 हमारी जिला परिषद आई है। जिला सिरमौर में हमारे अगर मैं पच्छाद की बात करूँ तो हमारी 4 जिला परिषद में से हमारी 3 आई है। हमारी ब्लॉक समितियों की बात करें तो हमारे क्या कहते हैं राजगढ़ और सहा हमारी जो राजगढ़ में जो ब्लॉक समिति है वो हमारी भाजपा की बनने वाली है, जो कि अभी आज बीडीसी मेंबर्स ने शपथ ली है, वो भी हमारी बनी। मतलब
प्रधान हमारे अधिक संख्या में हमारे भाजपा समर्थित जो कि जीत के आए हैं, ये संकेत ये है कि 2027 में भाजपा की सरकार बहुमत के साथ आएगी और तभी सारे कार्य होंगे। अभी तो काफ़ी काम रुके हुए वैसे। बहुत काम रुके, खासकर पछाड़। जी हाँ। तो मैम एक्चुअली जैसे आप एक महिला हो और एक महिला के तौर पे 68 विधायक हमारे हिमाचल प्रदेश में थे और शायद आप फर्स्ट थे उस समय जो जीते थे। अब तो शायद 3 हो चुके हैं, बट उस समय आप पहले थे, तो क्या आप मतलब क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे आप उस टाइम अपने आप से? हाँ, कहीं नहीं मुझे ऐसा लगता था कि 68 में से मैं एक वहाँ पे महिला विधायक थी और जब मैं अपनी बात विधानसभा में रखती थी तो बड़े ध्यान से सभी सुनते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं हमारी महिला विधायक है और जो वो कह रही है उसका लाभ भी मुझे मिलता था, सुनते भी थे। और कहीं ना कहीं एक मुझे इस बात का भी दुख रहता था कि नहीं, अगर और भी महिलाएं होती तो जो अपने अपनी क्षेत्र के विकास में जो अपनी महिलाओं का जो योगदान है वो योगदान यहाँ पर भी विधानसभा में भी नजर आता है। वो बड़ा दुख का विषय था कि एक ही महिला जीत के वहाँ पे नहीं थे। अब तो हमारे पास की 2 महिलाएं बहुत है, कुछ 68 में से 3 हम महिलाएं हैं। वो तीनों बीजेपी की एक्चुअली? नहीं, तो हमारे कांग्रेस की और मैं जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मतलब महिलाओं को क्या राजनीति में आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बड़ी ईमानदारी से काम करती है और महिलाओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं निभाती है। और दूसरी बात है कि महिलाएं समाज का आधा हिस्सा है, समाज की आधी आबादी है। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी आपके क्षेत्र के विकास तब तक संभव नहीं है। और अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे फ्रंट में लाना पड़ेगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय महिलाओं के लिए लिया था 33% आरक्षण, जिसमें विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था और साथ में जो हमारी लोकसभा की सीटों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था। मगर दुर्भाग्य की बात ये कि ये भी कांग्रेस ने होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं जो ये बिल है वो पास नहीं हो पाया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मगर एक बात ज़रूर है, जब तक महिलाएं समाज में आगे नहीं आएगी तब तक हमारे समाज का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आपने आंदोलन भी किया था शायद इसके लिए अभी शिमला साइड जाकर। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, आक्रोश रैली थी, जिसमें यही था कि महिलाओं को आगे आने का जो मौका दिया जा रहा है, क्यों महिलाओं से वो उनके हक छीने जाते हैं। महिलाओं के हक है कि महिला आगे आए और जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेगी तो निश्चित है वो उस क्षेत्र का विकास जरूर होगा। जी हाँ, और आज के समय में तो लड़कियां बिल्कुल लड़कों के समान में हो चुकी है प्रॉपरली। हर एक काम में उनकी ज़्यादा भागीदारी वैसे है, चाहे एजुकेशन की बात करें हम, चाहे किसी और चीज़ की बात करें। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा काफ़ी रहता है कि हिमाचल में ड्रग्स हो या फिर नशा काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसके लिए सरकार कैसे कदम उठा रही है? देखिए, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ वो आगे बढ़ती जा रही है और सरकार से तो हमारा जो आग्रह रहेगा ही रहेगा कि इसके लिए जो कदम है वो मजबूत कदम उठाए। मगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी रहती है, चाहे वो हम अपने आम जनता की अगर हम बात करें। मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि जिस प्रकार हमारे युवक मंडल होते हैं, महिला मंडल होते हैं और हमारी पंचायत हैं, जो हम अपनी पंचायत में, हम अपने एरिया में जो ये नशा है इसको एंटर ना होने दें। जो हम लोग हैं, हम सभी जो आम जनता है और एक नशा है, नशे को हम दुश्मन मानकर, हम एक अपने आप को सैनिक मानकर इस नशे का जो ये है इसको हम अंदर घुसने ना दें दुश्मन की वजह। और ये तभी संभव होगा जब इसमें सभी की सहभागिता होगी। जी बिल्कुल। तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे एक हिसाब से अपने शब्दों में, अगर आप डायरेक्टली कैमरे पे कहें कुछ की नशे से दूर रहें? बिल्कुल, मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि आप हमारे भारत का भविष्य है जी, और आपको नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो ये नशा है ये पूरे समाज को और परिवार को कहीं ना कहीं ख़त्म लगातार करते जा रहा है। तो मेरा युवाओं से निवेदन रहेगा कि जो भविष्य है, ये इस भविष्य की हम रक्षा करते हुए इस नशे के विरोध में हम सब एक होकर हम सब
इस नशे के विरोध में होकर हम सब एक साथ खड़े होकर इसकी लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और जो ये नशा है अपने समाज से वो दूर करें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे से बचे, ताकि हमारा जो समाज है एक बेहतर समाज बने, और जो हमारा देश है वो जिस प्रकार सोने की चिड़िया थी हमारा देश, उस तरह से ये तभी संभव है जब जो युवा साथी है वो नशे से दूर रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक्चुअली मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि जैसे कि आप पॉलिटिक्स में आए हो, और पॉलिटिक्स में आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। मतलब कि क्योंकि काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिलता नहीं, और एक महिला के तौर पे तो मुश्किल रहती है बहुत कि सपोर्ट मिले। वेलकम। मैं आपके चैनल से के माध्यम से अपनी फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिला समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान विकास के कार्य में दे रही, तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। योगदान इस प्रकार से रहता है कि एक तो हर प्रकार की बहुत सी समस्याएं जो आपको मालूम है कि समस्या का सामना तो करना पड़ता है, तो फिर आपका परिवार अगर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हो तो वो समस्याएं हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो राजनीति में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो पीछे से बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि आप आगे जाएंगे और पूरा परिवार आपके साथ है। मैं तो आपके चैनल से बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि परिवार के कारण और जो मेरे सभी लोग हैं, हमारी पछाड़ की जनता, उनके कारण ही मैं 2 बारी जो विधायक हूँ मैं बनी हूँ, और आगे भी इसी प्रकार से निश्चित अभी। जी ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपने काफ़ी सेटिस्फाई किया है अपनी जनता को अपने काम से। लेकिन मैम आफ्टर मैरिज एक दिक्कत होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को प्रोफेशनली नहीं कर पाता है। आपने मैरिज के बाद अपने काम को और सुधारा है और उसको बढ़ावा दिया है, तो इसमें आपके हस्बैंड का कैसा हाथ रहा है? मतलब बहुत उनका पूरा सहयोग रहा है, और अगर शायद से उनका सहयोग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति में आगे बढ़ती। उनका हमेशा सहयोग रहता है हर प्रकार से। उन्हें एक विश्वास होता है, उस विश्वास को लेके कि नहीं आप कर सकते हैं, और इस विश्वास के साथ मैंने ये राजनीति मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से जिस दायित्व को लेकर मैं जनता के बीच जा रही हूँ, तो वो सरकार ने कहा कि श्रीमान जी का इसमें पूरा योगदान रहता है कि आप अच्छा करें। अगर आपको जनता ने चुना है, आपको और भी बेहतर करना चाहिए, तो पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा एक कतर। जी हमने देखा भी एक्चुअली। लेकिन मैम आज के टाइम में सोशल मीडिया करके, मतलब सोशल मीडिया काफ़ी डिफेक्ट भी कर सकता है और इम्प्रूव भी हो रहा है, तो मतलब इसमें आपको लगता है कि सोशल मीडिया राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया को लेके मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया में सभी को अधिकार है अपनी बातचीत रखने का, और सोशल मीडिया में तो सभी अपनी कुछ ना कुछ बातें रखते हैं। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसे सराहना चाहिए। जी। और मैं अपनी तरफ से मैं अपनी बात करूँगी। आज तक मेरा जो मानना है, मैंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कहा है। जी हमने देखा। वो शायद यही कारण है आगे बढ़ने का। तो जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छी बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी छोटी सी बात पूरे जगह जहाँ नहीं भी पहुँचती थी वहाँ भी पहुँच जाती। तो सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया है अपनी बातचीत रखने का, बहुत से इस तरह से अपने मुद्दे रखने का। तो कहीं ना कहीं कई जगह गलत भी उसका वो पड़ता है। तो वो हमें देखना है कि हम उस चीज़ को किस एंगल से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर अच्छे तरीके से करें तो सोशल मीडिया अच्छी बात है। जी, और काफ़ी इनकम सोर्सेज भी क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यूथ को मतलब क्या सोशल मीडिया की ओर जाना चाहिए एक्चुअली, मतलब एज ए करियर ऑप्शन? मैं तो जो लगभग जो मुझे देखने को मिल रहा है, तो कहने की यूथ तो इससे ही जुड़ा है। जी। जो मैं देखती हूँ ये जुड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, समझदारी मुझे पता है कि आपको क्या करना है, तो जो उन्होंने रास्ता चुना है अच्छा चुना। दैट्स अमेजिंग। एक तो मैम आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ा और जब रिज़ल्ट निकला, तो वो मेरा बड़ा भावुक मोमेंट में था। वो इसलिए था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, और ये सब कुछ इस तरह से जल्दी जल्दी हो गया कि मैं बड़ी भावुक थी और मुझे
वो दिन अपनी ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था और वो लोगों का प्यार था जो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, बड़ा उस दिन मैं बड़े भावुक थी। और काफ़ी मतलब करीब की टक्कर भी थी शायद 2019 में उस समय। बिल्कुल उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल फेस बिल्कुल मेरा था। तो जो चुनाव लड़े थे तो काफ़ी लंबी राजनीति उन्होंने की है और उनका जो फेस था वो तो परिचित थे सभी। तो मैं तो बिल्कुल नहीं थी, मगर लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो स्नेह है, आशीर्वाद है और देवी देवताओं का जो आशीर्वाद रहा है, वरिष्ठ जो हमारे नेता है उनका सहयोग रहा है, उनके कारण जो मुझे फर्स्ट चुनाव मैंने जीता है, तो बड़ा भावुक हो मेरे संग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय शायद सुरेश कश्यप जी का और जयराम ठाकुर जी का भी काफ़ी सहयोग था, उन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की थी यहाँ पर। फुल सहयोग रहा है क्योंकि माननीय सांसद जी का पहले से ही सहयोग रहा है मेरे लिए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी तो हमेशा उनका हर प्रकार से सहयोग रहा है, पहले भी रहा है, अब भी रहा है और हमेशा रहते हैं हसन को। तो मैम आपके इस सफ़र में आपने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया है मतलब? कहीं ना कहीं जब आप चुन के आते हैं समाज सेवा में तो कहीं ना कहीं हमारे को जो हमारा जो परिवार है छूट जाता है पीछे। वो जो समय है परिवार के लिए वो हम नहीं दे पाते हैं और मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेरा परिवार है उनका हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा है और हम मेरे 2 बेटे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि नेचुरल सी बात है कि मम्मा हमारे को समय दे और वो समय शायद मैं नहीं दे पाती जी। और मगर उस चीज़ को वो समझते हैं और यही सबसे बड़ा। जी हाँ, आपने कहा आप जी कि इस समय तो मैंने एक्चुअली देखा है कि आखिरकार हम लगातार आपकी पीए से बातचीत करते रहते थे कि मैम फ्री हो, लेकिन मैम डेली बिजी रहते थे आप और कल भी शायद आप बिजी थे। जी जी। और का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, सर मुझे याद नहीं किनका था वो, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है 24/7 वर्क करती रहती है बिल्कुल। और काफ़ी मेहनती पार्टी भी है। जी। लेकिन मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि आपकी राजनीति है, क्या उसने आपकी पर्सनल लाइफ को बदला है कुछ? अ, मुझे नहीं लगता कि राजनीति क्योंकि जिस प्रकार जब मैं जिला परिषद थी और उसके बाद मैं विधायक बनी उपचुनाव से, फिर मैं और विधायक बनी। मैं जैसे पहले थी मैं अभी भी वैसे ही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना बदलूँ। बेशक राजनीति में मैं विधायक के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ, मगर जो मेरा व्यवहार है या मेरा जीवन है वो मेरा जो मुझे पूरा विश्वास है कि वो नहीं बदला है। जैसे मैं पहले थी मैं अभी भी वैसी हूँ। जी हाँ मैम, जैसे कि एक कॉन्फिडेंस होता है व्यक्ति में और सचेज आपने काफ़ी बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके स्पीचेस भी दी है, तो उस समय कभी आपको लगा स्टेज पर जाकर कि नहीं यार आज स्टेज पर मैं स्पीच दूंगी और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कैसे आप अपने आप को तैयार करते हो सिचुएशन के लिए? नहीं वो ऐसा बहुत बारी हुआ है। मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है कि अभी हमारा जो आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें नारी शक्ति के विषय को लेकर ही एक कार्यक्रम हुआ था। तो पूरे इंडिया से वहाँ पे जो विधायक वहाँ पे आई थी, महिला विधायक, तो वहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला था। मैंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से अपनी बात वहाँ पर रखी और जब मैंने हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे जब बात की तो उन्होंने मुझे पहले बताया कि आप हिमाचल का ही परिचय दीजिए, आप जिस प्रदेश से आई हैं। तो मैंने 2 लाइनों में कहा था हिमाचल प्रदेश के लिए कि ये मुझे हिमालय का रंगीन आंचल, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी स्टेज पे हम स्पीच देते हैं या वो हमें खुद ही गर्व होता है इस बात का कि नहीं हम उस हिमाचल के वासी है जहाँ पर अभी तक ईमानदारी है, लोगों के साथ प्रेम भाव। तो कहीं कोई भी स्टेज हो बड़े से बड़ा तो हमें गर्व है कि हम वहाँ पर या स्पीच देनी हो, भाषण देना हो, हमारा मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे ऐसा स्टेज मिला। जी आप लोग कभी आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है अपनी लाइफ का कि आप स्पीच दे रहे हो और वहाँ पर भूल गए हो आप बीच में? हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? नहीं अभी तक तो हुआ कि ऐसा हुआ था, मगर बहुत बारी कई बार होता है, ऐसा भी होता है बीच में, मगर अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं जैसा। हाँ जी। आपके जैसे पॉलिटिक्स से कोई स्टूडेंट होता है, कोई भी होता है, वो अपना एक आइडल लेके जाता है, तो आपने पॉलिटिक्स में अपना आइडल किसे मानते हो आप? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और मैं जयराम ठाकुर जी। तो जैसे आप आइडल मानते हो मोदी जी को और जयराम ठाकुर जी को, तो मतलब आप इनसे मिले भी हो काफ़ी बार? बिल्कुल। जयराम ठाकुर जी से आप काफ़ी बार मिले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी से आप मिले हो कभी? बिल्कुल।
तो 2-3 बारी मिलना हुआ है। जब मेरा अपना चुनाव था 22 में, तो मुझे वो वर्डिंग बहुत अच्छी तरह से याद है कि सोलन में कार्यक्रम था और माननीय प्रधान नकवी जी ने स्पेशली मेरा नाम कह के बोला जब मेरे पास आई, और रीना जी ठीक है कैसा चला है चुनाव। तो बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा मतलब मुझे भी जानते थे, और ये बहुत बड़ी मान्यता उनकी है। तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्रभावित हुई उसकी, और साथ में आदरणीय जयराम ठाकुर जी तो वो मैं बहुत मानती हूँ। जी हाँ, देख हमने काफ़ी आपके मतलब स्पीचेस काफ़ी अटेंड करते हो, आपके फंक्शंस जितने भी होते हैं जयराम ठाकुर जी हमारे। लेकिन मैम एक्चुअली जैसे हमने देखा है कि सच एज अ स्टूडेंट मैं आपको कहूँ कि डिफ़िकल्टी तो हर को आती है, लेकिन सच एज कोई अपना नया काम स्टार्ट कर रहा हो, एज अ पॉलिटिक्स हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, तो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है वो बड़ी सिचुएशंस के लिए? देखिए ऐसा है कि मैं अपनी राजनीति की वही बात करूँगी। कोई भी जन्म से ही हम सीख के नहीं आते हैं, सिचुएशन के साथ साथ जो भी है हम धीरे धीरे सीखते हैं, और वो सीखना बहुत जरूरी है। तो जो आपने ये बात की मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह की परिस्थितियाँ परिस्थितियों के को साथ लेकर मैंने सब कुछ सीखा है, और इससे मुझे एक बड़ा लाभ ये हुआ है कि जिस तरह से परिस्थितियों ने हम मुझे सिखाया है, चाहे वो राजनीति की बात करें, चाहे हम विधायक बने उसके बाद मुझे किस तरह से अपने क्षेत्र में काम करना था, कि किस जगह मुझे अपनी बात कैसे रखनी थी, ये मैंने खुद से सीखा है। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि अगर हम खुद से सीखेंगे, बेशक हम नीचे से थोड़ा करके ऊपर जाएंगे तो उस चीज़ की वैल्यू कुछ और होती है। और इस चीज़ को देखे मुझे बहुत खुशी है कि आज हर चीज़ का जो राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के सहयोग से, और जिस प्रकार आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं से हम जो सीखें, तो या तो किसी और को अगर देखें जिस प्रकार आप आदरणीय मोदी जी के आपने बात की, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इनसे भी हमें, और भी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अध्यक्ष होते हैं, कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है, और इसी प्रकार हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी आपकी बात बहुत ज़्यादा पसंद आई वैसे। लेकिन मैम अब लास्ट में आपसे कहूँगा एक चीज़ कि आप अपकमिंग 2027 के इलेक्शन के लिए जनता को क्या आदेश देना चाहोगे, या फिर क्या मतलब कहना चाहोगे अपने? देखिए मैं केवल यही कहना चाहूँगी, मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि जो ये सरकार है, कांग्रेस सरकार, ये 10 गारंटियाँ देकर जो झूठ बोलकर इस सत्ता में आई, अब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। सिर्फ 1 से 1.5 साल रहा है, और आने वाली सरकार हमारी भाजपा की सरकार है, वो 100% है कि इस पर भाजपा की सरकार आएगी, और बहुत से ऐसे विकास के कार्य हैं जो केवल भाजपा की सरकार में ही होने हैं। और आप महिलाओं की अगर हम बात करें, पुरुषों की बात करें, या बुजुर्गों की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक बहुत इंतज़ार जो भाजपा सरकार का 2027 में कर रही है, और नेचुरली सी बात है कि हम अधिक मतों से और बहुत सी सीटों से जीत कर 2027 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान करे हाँ ऐसा ही हो। तो मैम आज के पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इतना कीमती समय हमारे साथ निकाला। तो रियली थैंक यू मैम, मिलते एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।